हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूं। तो ये पेपर 11 अप्रैल 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आज का प्रीवियस ईयर ये पेपर है। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 28। पहला क्वेश्चन है, ए और बी का मासिक आय का अनुपात 11:13 है। 11:13 है। उनकी व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि दोनों 4,000 प्रति माह बचत करते हैं तो आय का अंतर रुपए में ज्ञात करनी है। तो यानी ए ले लेते हैं, ए और बी। ए का है इनकम का रेशियो 11 और बी का है 13 अनुपात, और उनकी बचत और व्यय का अनुपात है एक्सपेंडिचर। ए का है 9 अनुपात और बी का है 11 अनुपात। फिर दोनों बचत करते हैं यानी सेव करते हैं। यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 4,000 और इधर से भी 4,000 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11 ये हो जाएगा 121। फिर 9 × 13 तो यहाँ से आ जाएगा 117। 121 में से 17 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 रेशियो। यहाँ से 4 रेशियो मिल गया। उसके बाद फिर इस 11 का इस 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 44। ये 1000 में चलेगा। फिर ये है 9 यहाँ पर है, 9 में इस 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36,000। 44,000 और 36,000। 44,000 में से 36,000 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8,000। 8,000 आ जाएगा। 4 रेशियो का मान 8,000 है तो हमें 1 रेशियो का मान चाहिए। 4 रेशियो बराबर है 8,000, तो 1 रेशियो बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो 2,000 आ जाएगा। जब 1 रेशियो का मान 2,000 आ गया तो कहा गया है तो आयों का अंतर निकालनी है, यानी ए और बी दोनों का आयों का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर इनके इनकम का रेशियो है, इनकम का 11:13। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेशियो। 2 का अंतर आएगा और 1 रेशियो का मान 2,000 है तो 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2,000 को तो यहाँ से आ जाएगा 4,000। 4,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 11 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल एग्जाम में। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% की डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का क्रय मूल्य 2,600 रुपये है तो X का मान 226 रुपये है तो X का मान निकालना है। तो यहाँ पर 10% की छूट दी जा रही है तो ये हो जाएगा 10%। 10% की छूट, 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे 10/100 कर लेंगे, 1/10 हो जाएगा। 1/10 आ गया। इस 10 पे 1 रेशियो का छूट दिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 से 9 रेशियो छूट देने के बाद। फिर यहाँ पर दूसरा छूट X% की दी जा रही है तो यहाँ इसको मान लेंगे X से Y। उसके बाद ये हो जाएगा छूट देने के बाद क्रय मूल्य जो कि 400 कर दे रखा है, और छूट देने के बाद X% सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य के सामने रखेंगे 226 रुपये को। अब यहाँ से इनको जब ये लाइन के बाद 400 है तो इसको काटेंगे
सीधे काटना है तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, बचा यहाँ पर 40 बचा। फिर इसको 9 से काट लेंगे, 9 से काटेंगे 226 को, तो ये चला जाएगा 9 दूनी 18। फिर उसके बाद ये चला जाएगा, यहाँ पर रहेगा 2 नहीं 1 रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में जो कि ऑप्शन नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 1, 2 की जगह पर 1 रहेगा। 216 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 216 रुपये रहेगा, 216 रुपये। तो 9 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 9 दूनी 18 और फिर 4 से चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 216 है, राइट, 216 रहेगा। अब यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 24, यहाँ पर है 40 और यहाँ पर यानी 40 रेशियो जो कि कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस जो कि है 24 रेशियो। अब यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ से आ रहा है 16 का डिफरेंस आ जाएगा, वो भी 40 के रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। कॉस्ट प्राइस है 40, परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पर गुना 100 कर लेंगे। जब 100 करेंगे तो ये चला जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, 4 चौका 16, 4 से चला जाएगा, 4 × 10 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-1 सेंटीमीटर, x+1 सेंटीमीटर और x+3 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इस क्वेश्चन में पाइथागोरस लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है x+x-1, तो ये हो जाएगा आधार x-1 हो जाएगा, फिर लंब हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा लंब 90 डिग्री के सामने, ये भुजा जो कि हो जाएगी कर्ण, जिसको कहा जाता है हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है आधार यानी बेस। तो बेस है x-1, लंब है x+1, कर्ण दे रखा है x+3 है। तो जब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस तो ये हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी x+3 का स्क्वायर कर लेंगे, x+3 का स्क्वायर करेंगे, ये बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, x+1 लंब है x+1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार है x-1 का स्क्वायर कर लेंगे, x-1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, यहाँ x+3 का होल स्क्वायर हो रहा है, राइट। तो a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे x को मानेंगे a, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2ab यानी 2ab यानी 2, a का मान x रखी हूँ तो 2 × x, 2x हो जाएगा, और इसमें 3b का मान 3, तो 2x × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 6x हो जाएगा, प्लस b यानी 9, 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 आ जाएगा बराबर। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर है जैसे कि a+b का होल स्क्वायर होता है प्लस a-b का होल स्क्वायर, तो उस केस में क्या होता है, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, जब भी a+b का होल स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन रहता है और फिर इंटू a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 × a² प्लस b² के बराबर होता है, राइट। जब भी a+b का होल स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन हो a-b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 × a² प्लस b²।
तो यहाँ 2 रखेंगे, ए का मान x है तो यहाँ से x स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी का मान 1 है तो बी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहता है, तो ये हो गया। उसके बाद अब इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 इंटू एक्स कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस साइड जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, जब इनको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, और यहाँ पर है जैसे कि 9 है और ये 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7, बराबर कर लेंगे 0 के, तो 7 बराबर 0 कर लेंगे। ये जो 7 है कांस्टेंट पार्ट, इसका फैक्टर करेंगे तो जो फैक्टर आएगा इन दोनों का फैक्टर्स जो आएंगे उनके फैक्टर्स का अंतर 6 आना चाहिए, तो 7 एकम 7 रखूँगी फैक्टर इनके 7 का। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, दोनों साइन यहाँ जो भी साइन आएगा डिफरेंट आएगा और डिपेंड करेगा इस साइन पे। यहाँ पर माइनस है तो इसका अपोजिट साइन लेना होता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ माइनस रहेगा, तो प्लस वाला हमें लेना होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो एक्स का मान जो कि यहाँ से आ जाएगा, कहने का मतलब है एक्स बराबर प्लस का 7 आ जाएगा, x बराबर 7 ले लेंगे। जब x बराबर 7 लेंगे तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई पूछी गई है, तो x की जगह पर हम 7 रखेंगे। जब 7 रखेंगे तो 7 प्लस 3 ये हो जाएगा 10, और समकोण त्रिभुज की लंबाई पूछी गई है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आधार पूछी जाती तो यहाँ पर 7 माइनस 7, एक्स की जगह पर 7 रखते 7 माइनस 1 तो यहाँ से आ जाता है 6, लेकिन कर्ण पूछी गई है। यदि लंब की बात करें तो लंब हो जाता है 8, 7 प्लस 1 कर लेते हैं 8। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ पाइथागोरस लगाना था। यहाँ पर पाइथागोरस के लिए AC का स्क्वायर बराबर अंडर रूट होता है AC यानी AB, इसको A से A और C और इसको B, तो AB का स्क्वायर प्लस करते BC का स्क्वायर, ऐसे करके बनाना था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक LCM उनके महत्तम समवर्तक का 56 गुना है, उनके HCF और LCM का योग दे रखा है 1710। यदि दोनों संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो जैसे कि यहाँ पर LCM और HCF दे रखा है, LCM और HCF, LCM उनके HCF का 56 गुना है, तो LCM को 56 रखेंगे तो HCF 1 हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा, और HCF और LCM का योग यानी LCM का योग कर लेंगे और HCF का योग, इनका सम करेंगे तो जो सम आएगा सम आ जाएगा 52 आ जाएगा, 56 है सॉरी, तो 57 आ जाएगा। ये जो 57 आया है, इस 57 को मैं बराबर कर दूंगी, जैसे कि दे रखा है योग के बराबर करना है जो कि है 1710 के बराबर करूँगी। 57 से इसको काटूंगी तो ये 57 से जाएगा, ये चला जाएगा 57 से नहीं, ये 19 से जाएगा, 19 दिया 57, 3 बार में चला जाएगा। फिर इसको काटेंगे 9 से, 19 इंटू 9 कर लेंगे, 71 होगा, 171, और एक 0 है तो 0 लगा देंगे। फिर 3 से काटेंगे, ये चला जाएगा 30 इंटू 3 90 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है एक बराबर 1 रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 30, 1 रेशियो बराबर 30 आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर LCM 56 है, LCM बराबर 56 है, इस LCM का फैक्टर कर लेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A और B मानेंगे तो A हो जाएगा 8 और 7, तो इसको 8 रखेंगे A को और B को 7 रखेंगे। जब 1 रेशियो का मान
30 है, एक रेशियो का मान 30 है, तो इस 8 में 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 240, और इस 7 में 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 210। कहा गया है दूसरी संख्या, तो अब यहाँ पर दूसरी संख्या 210 हो जाएगी। दूसरी संख्या जो कि 210। यदि बात की जाती पहली संख्या, तो पहली संख्या जो कि 224 हो जाती, लेकिन दूसरी संख्या, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पानी गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा होता है। यदि घन पूरी तरह से डूब जाता है तो जल स्तर में वृद्धि सेंटीमीटर में निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है जल स्तर में वृद्धि। तो जल स्तर में वृद्धि, जितना पानी ऊपर उठता है, पानी का लेवल जितना ऊपर उठता है वो ऊंचाई निकाला जाता है, उसको यानी उसको ऊंचाई समझा जाता है। और लंबाई और चौड़ाई ज्यों का त्यों रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ ऊंचाई में परिवर्तन होता है, और वही जल स्तर ऊपर उठना यानी ऊंचाई कहा जाता है। तो इसको घन के आयतन के बराबर जगह छेक रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई लेनी है, ऊंचाई को नहीं लेनी है। तो लंबाई जो कि है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर लेंगे 16 इंटू चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो कि चौड़ाई ले लेंगे। ऊंचाई हमें नहीं पता क्योंकि हमें जल स्तर की वृद्धि लेवल को जानना है। उसके बाद कहा गया है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन का, तो यहाँ पर 8 इंटू 8 कर लेंगे। इसको 8 से काटेंगे, 8 से 8 चला जाएगा, 8 दूनी के 16, 2 बार में, फिर 2 से 8 चला जाएगा 4 बार में। तो ऊंचाई जल स्तर में वृद्धि जो कि 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक मोबाइल फ़ोन को बी से 25% के लाभ पर बेच दिया और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5625 रुपये का भुगतान किया तो ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया रुपए में। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 25% की जो कि लाभ हो रहा है, 25% की लाभ पर बेचा जा रहा है। 25% को जब भी सॉल्व करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 25/100 करेंगे, 1/4 आ जाएगा। ये जो 4 होता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। इस कॉस्ट प्राइस पर एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, इस कॉस्ट प्राइस पर एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। यदि हम प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, यदि हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस जो कि 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, यहाँ से ले लेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ से सेलिंग प्राइस यहाँ रखेंगे। कॉस्ट प्राइस जो कि 4 है, 4 रखेंगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट का रेशियो 5 हो गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद फिर कहा गया है 10% की हानि। 10% को सॉल्व करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 1/10 हो जाएगा। तो 10 तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा, 10 कॉस्ट प्राइस और इसी पे एक रेशियो का हानि हो जाएगा, यानी 10 रेशियो पर 1 की हानि। तो 10 से ये रेशियो 9 हो जाएगा, तो 9 सेलिंग प्राइस का हो जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। तो यहाँ से अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 40 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 = 45। अब यहाँ पर दिख रहा है, इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 × 5 = 40, 9 से चला जाएगा और 5 से चला जाएगा और 9 × 5 = 45, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 9। ये जो 9 रेशियो सेलिंग प्राइस का है, सेलिंग प्राइस का रेशियो जो कि 9 है, इस 9 को मैं बराबर कर लूँगी 9 रेशियो बराबर करूँगी 5625 के। 9 से काटूंगी 5625 के, ये चला जाएगा 9 × 6 = 54, फिर ये जाएगा, फिर ये यानी यहाँ से आ रहा है 625 आ रहा है सेलिंग प्राइस का 625 आ रहा है। यानी करने का मतलब है एक रेशियो का मान यहाँ से आ रहा है सेलिंग प्राइस का 625। जब 625 आ गया है तो हमें
निकालना है कि ए ने कितना रुपए भुगतान किया। यहाँ पर 625 को 8 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, 625 इंटू 8 करूँगी तो ए का पता हमें चल जाएगा। 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, फिर 8 छक 48, 48 और 20 ये हो जाएगा 48 और 2 ये हो जाएगा 50, यानी 5000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में अंकित है, यानी त्रिभुज ए बी सी एक वृत्त में अंकित है। डी लघु चाप है, बी सी पर एक बिंदु है और कोण सी बी डी 40 डिग्री है, तो कोण बी सी डी का माप हमें निकालना है। तो एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज जो कि अंकित किया गया है केंद्र ओ पे। एक सबसे पहले एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज और बात कर लेते हैं वृत्त के अंदर अंकित है। तो यहाँ से इसको ए मान लेंगे, शीर्ष ए, बी, बी सी, और ये हो गया केंद्र, ये हो जाएगा केंद्र। जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री 60 डिग्री का होता है, तो कोण ए हो जाएगा 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर लघु चाप डी, बी सी पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक डी बिंदु रखेंगे बी सी पर, जो कि एक चाप है, इसको डी, जिसको लघु चाप मानेंगे। तो यहाँ से बी से डी को मिला लेंगे, बी से हम डी को मिला लेंगे। तो यहाँ से आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्योंकि चार, जब भी परिधि पर 4 बिंदु 4 पॉइंट्स परिधि पर रहते हैं तो यहाँ एक परिधि पर होते हैं, तो यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये यदि 60 है तो आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए। यदि कोण ए 60 है तो कोण डी हो जाएगा, इनका माप हो जाएगा, इनका माप हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में त्रिभुज के सामने आमने सामने कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 60 प्लस से 120 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इनके चारों पॉइंट जो कि परिधि पर स्थित है। तो ये जब 120 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। और फिर कहा गया है कोण सी बी डी, यानी बी है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, तो ये 40 हो गया और ये 120 हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा 160 हो जाएगा। हमें निकालना है कोण बी सी डी, यानी ये वाला कोण सी को निकालना है। कोण सी का माप पूछा गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ऑलरेडी यहाँ पर 40 डिग्री है और एक 120 है, तो 160 हो जाएगा। जब 160 हो जाएगा तो कोण सी हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और कोण डी बराबर, कोण डी है 120 डिग्री का, और कोण बी की बात करें ये है सिर्फ 40 है, तो यहाँ से आ जाएगा 60, तो बचेगा यहाँ पर कोण सी, ये हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर